गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका ज्योग्राफी का लेसन हमारा देश भारत करेंगे। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब ये जो लाइन है ना, इसको मुझे अलग से एक मैप पे समझाना पड़ेगा। इसको अभी रहने दो, अभी थोड़ी देर बाद समझाती हूँ। पहले ये वाली लाइन पढ़ लो। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये बात याद कर लो, ठीक है। ये हर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है। कितना क्षेत्रफल है भारत का? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर हम वर्ल्ड मैप निकाल के देखें तो उसमें जितना भी भूभाग कवर होता है, अमेरिका, अफ्रीका, ये सब, तो वो जितना परसेंट कवर करते हैं ज़मीन का, तो हमारा भारत देश कितना पूरे विश्व में कितना परसेंट ज़मीन कवर करता है? 2.4%, ठीक है, पूरे विश्व में। तो अब और ये भारत जो है ये पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भाई, ठीक है। सबसे बड़ा देश पूरी दुनिया में कौन सा है? रूस, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगी मैप पे सारा सब कुछ। तो यहाँ पर है, हाँ, भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक म्यामोत्तर रेखा माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब जितना भी पढ़ा है वो आई थिंक वो सभी सब सर के ऊपर से गया होगा, बस ये बीच वाली लाइन को छोड़ के, क्योंकि मेरे भी सर के ऊपर से ही जा रहा है सब कुछ। तो अब मैं समझा देती हूँ ज़रा। ये उसी नक्शे को मैंने बड़ा कर लिया ज़रा। तो ये अब देखो क्या बोल रहा है वो, कि पहले तो अक्षांश देख लो। भारत जो है 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर से यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नीचे का अक्षांश है ये इसका, ठीक है। और अगर ये मैं बता रही थी ना कि मतलब ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर हमारा वेस्ट हो गया और यहाँ पर हमारा हो गया पूर्व यानी कि ईस्ट, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट और वेस्ट की वो ईस्ट की डिग्री जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये अक्षांश है भारत के। अब अक्षांश क्या होता है, रुक जाओ बताते हैं। ये जितनी भी सीधी सीधी लाइनें देख रहे हो पीछे की तरफ जो हैं, ये चकोर चकोर सा, ये जितने भी ये सीधी सीधी लाइनें आ रही हैं ये वाली, ठीक है, इन्हें बोलते हैं अक्षांश यानी कि सीधी खड़ी हुई रेखा, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं ऐसे, ये है देशांतर। तो जब भी कभी मैप देखोगे ना, क्या होता है कि जब किसी को प्लेन चलाना होता है या किसी को शिप चलानी होती है, तो ये इन्हीं जो रेखाएं होती है ना, देशांतर और अक्ष, इन्हीं से मापा जाता है कि वो कौन सी दूरी पर कहाँ पर स्थित है, कौन से अक्षांश पर है, कौन से देशांतर पर है। इसी तरीके से वो अपनी पोजीशन बताते हैं। रडार के अंदर भी जो पोजीशन आती है, जो रडार जो होते हैं, जो शिप्स वगैरह में लगे होते हैं या एरोप्लेन्स में लगे होते हैं, तो उसमें भी इसी के थ्रू ही पोजीशंस नापी जाती हैं, ठीक है, कि वो पृथ्वी के कौन से हिस्से में यानी कि पृथ्वी के कौन से बॉक्स में मौजूद हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो
तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि भारत जो है उसका 7वां स्थान है क्षेत्रफल कवर करने में, मतलब 7वां बड़ा देश है पूरे विश्व का। सबसे बड़ा देश जो है वो रशिया है। देखो कितना बड़ा भाग कवर कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे बड़ा देश है ये, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि हमारा भारत कहाँ पड़ता है। ये देखो, ये थोड़ी पृथ्वी गेंद को, मतलब थोड़ा गेंद को ना नीचे तिरछा घुमा रखा है। तो ये हमारी जो पृथ्वी है, अभी मैं दूसरे में उसमें भी दिखा दूंगी आपको पिक्चर में, थोड़ी तिरछी है हमारी पृथ्वी। 1 मिनट में दिखाई देती हूँ। इस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है वो थोड़ी तिरछी है, ठीक है, ऐसे इस अक्ष पर झुकी हुई है। ये सीधी खड़ी हुई नहीं है हमारी पृथ्वी, थोड़ी सी तिरछी रहती है, और ये 23.4 डिग्री के उस पर तिरछी रहती है, ठीक है ना। 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है, एकदम सीधा होता है, लेकिन हमारी पृथ्वी इस तरीके से यहाँ से इतनी दूर पे तिरछी लेटी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस अक्ष पे कहाँ से कहाँ पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरीके से घूमती है, ठीक है। अब ज़रा देखो इसके अंदर भारत कहाँ पड़ता है। ये आपको पता है, ये 0 डिग्री लाइन है। ये इस जगह पर सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं 0 डिग्री पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारा जो भारत है कहाँ पड़ता है, ये अगर हमने इसको उसमें बांट लिया तो हमारा भारत पड़ता है पूर्व दिशा में। यहाँ पर कहाँ पर, कर्क रेखा पे। कर्क रेखा जो है वो भारत को आधे आधे हिस्सों में बांट देती है। तो मैं यहाँ पे भारत को थोड़ा सा बना देती हूँ। अरे यार, भारत को थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे की तरफ, ठीक है। मान लो ये भारत है, फिर से कोशिश करती हूँ एक बारी से, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा भारत कहाँ पड़ता है, पूर्व दिशा के अंदर, क्योंकि मैंने जब भी बताया नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, पूर्व हमेशा इस साइड होता है और वेस्ट हमेशा इस साइड होता है। तो यहाँ पर इस रेखा, ये जो बीच का एकदम पॉइंट है, यहाँ से हमारा कहाँ पड़ रहा है, ईस्ट की तरफ, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ। तो ये पूर्वी दिशांतर में हमारा आ गया, ठीक है। और इस तरीके से अब ये इससे ऊपर पड़ रहा है, यानी कि ये नॉर्थ दिशा में पड़ रहा है। किसमें, नॉर्थ वाले उसमें पड़ रहा है ना, साउथ में तो पड़ नहीं रहा, साउथ वाला तो नीचे वाला है, इक्वेटर के नीचे वाला। तो कहाँ पड़ रहा है, नॉर्थ में। तो ये नॉर्थ वाले उसमें पड़ रहा है, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ, उत्तर पूर्व में भारत पड़ता है हमारी पूरी पृथ्वी के गोले के अंदर। कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पर देखो उत्तर उत्तर और पूर्व पूर्व लिखा हुआ है, यानी कि 8.8 डिग्री 4 मिनट जो है वो उत्तर में से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ऐसे ही 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच में पड़ता है हमारा भारत। और जो कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है। तो इसको दूसरे मैप में मैं दिखा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्व में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, और ऐसे ही 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर, क्योंकि इक्वेटर के उत्तर में पड़ता है ना हमारा भारत, इक्वेटर मतलब वो विषुवत रेखा के उत्तर में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर भी उत्तर ही आएगा, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो ये हम विषुवत रेखा से हमारे भारत की ऊंचाई माप रहे हैं, ठीक है, अक्षांश और देशांतर के उसमें, यानी कि ऐसे ऐसे करके ये जितनी भी लाइनें हैं इनके उसमें हम अपने भारत की लंबाई माप रहे हैं। और हमने अभी पढ़ा कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर होती है। कर्क रेखा यहाँ से, ये जो नीचे भारत को ऐसे काटती हुई निकल रही है ये वाली रेखा, ये कितने डिग्री की बताइए अभी, 23 डिग्री की। ये देखो यहाँ पे दे रखा ना, ये 23 डिग्री की, ठीक है, उत्तर में। एक दूसरे मैप में भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारी इसमें कर्क रेखा कितने डिग्री की दे रखी है, 23.5, ठीक है। तो ये कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 भागों में बांटती हुई जाती है,
अब हम देखेंगे कि कौन कौन से उसके अंदर राज्य आते हैं भारत के। ये देखो, ये कर्क रेखा है जो मैंने बताया था अभी, 23.5 डिग्री, 1 23.5 डिग्री ऐसे भारत को काटती हुई जाती है। ये अक्षांश है इसका, ठीक है। और अब ये भारत के कौन कौन से हिस्से को छूती हुई जा रही है, देखो जरा। सबसे पहले गुजरात। तो ये जो कर्क रेखा है ये पूरे 8 राज्यों को मतलब छूती हुई जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं पूरे। अच्छा, नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा इसमें, ये वाला हिस्सा हमें अब पढ़ना है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय है वो 2 घंटे के अंतर का है और अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक म्यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब बड़े मैप में समझ लो जरा इसे। ये जो ऐसी लाइन दिख रही है इसे बोलते हैं भारत की म्यामोत्तर रेखा। क्या बोलते हैं? भारत की म्यामोत्तर रेखा, जो कि इतने डिग्री की है, ठीक है, 82 डिग्री 30 सेकंड की। और ये भारत के यूपी से होकर गुजरती है। ये यहाँ पर बीच में ये जो जगह है ना, ये वाली, ये भारत के यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है, ठीक है। और इसी रेखा से हमारे भारत का टाइम तय होता है। पूरे विश्व में 24 वक्त की रेखाएं होती हैं। पूरी मतलब दुनिया के अंदर 24 वक्त की रेखाओं में बांटा हुआ है पूरे विश्व को। मैं दिखा देती हूँ। पूरे विश्व को 24 वक्त की रेखाओं में इस तरीके से बांटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मिडिल लाइन ऑफ दी वक्त की रेखा है। ये सबसे बीच वाली जो है वक्त की रेखा है। तो हमारी जो लाइन है ना वो 5 आगे है, 1 2 3 4 5। तो हमारी जो लाइन है ना ये यहाँ से होती हुई भारत के यूपी से होती हुई गुजरती है, ये जो अभी 82 डिग्री वाली मैंने दिखाई थी, ठीक है। तो इसी से हमारा जो इस लाइन से ही हमारा वक्त तय होता है कि हमारा जो वक्त है वो क्या है। तो हमारा जो वक्त है वो यहाँ के देशों से जो बीच में पड़ रहे हैं उससे 5 घंटे आगे का वक्त है। यानी कि हम 5वीं लाइन पे हैं तो हमारा जो ये 1 घंटे की होती है एक रेखा। तो हमारा जो अफ्रीका से के यहाँ से जो नाइजीरिया से जो ये वक्त की रेखा गुजर रही है तो हमारा 5 घंटे आगे का समय है। और अगर हम अफ्रीका से इस साइड जाएंगे तो जितनी हम वक्त की रेखाएं पार करते जाएंगे उतने घंटे हम पीछे चलते जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम अगर भारत से इस साइड जाएंगे तो हमारा वक्त घटता चला जाएगा, और अब भारत से हम इस तरफ जाएंगे तो हमारा वक्त हमें घड़ी का 1 घंटा आगे बढ़ाना पड़ेगा जितनी हम वक्त की रेखाएं पार करते जाएंगे। तो इसे बोलते हैं भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंग्लिश में अगर मैं भारत की म्यामोत्तर रेखा को अगर मैं बोलूँ तो इससे हमारे पूरे भारत का टाइम तय होता है कि पूरे भारत में एक जैसा टाइम रहना चाहिए। तो अभी जो टाइम आपका तय हो रहा है वो इसी रेखा के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो ये जो लाइन है ये हमारे भारत का वक्त को तय करती है, ठीक है। तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात ये है कि ये बता रखा है कि हमारा जो गुजरात है, 1 मिनट, ये जो गुजरात है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना वो 2 घंटे का है, 2 घंटे। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि जो ये जो रेखा है ना ये इसको मैं नीचे MCQ जो है ना उसके अंदर सॉल्व करके बताऊंगी आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा ये जो 82 डिग्री 30 मिनट की जो पूर्व देशांतर को भारत की म्यामोत्तर रेखा क्यों माना गया है। यानी कि ये जो भारत को ऐसे काटती हुई रेखा जा रही है जो अभी मैंने दिखाई थी, इसको भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली रेखा क्यों माना गया है, ठीक है। तो क्योंकि पूरे भारत में एक जैसा टाइम रखने के लिए। इसका आंसर ये है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, पूरे भारत में एक जैसा टाइम TIME रखने के लिए
ठीक है, इसलिए इसको भारत की म्यानमार रेखा माना गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि का अंतर क्यों होता है। अब मैं इसको इसी मैप में समझा रही हूँ। देखो कश्मीर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत से जो विषुवत रेखा है वो कितनी दूरी से गुजरती है। इसको इस वाले मैप में समझते हैं। मान लो ये विषुवत रेखा काटती हुई जा रही है, ठीक है, जो कि 0 डिग्री लाइन होती है। ठीक है, 0 डिग्री। अब यहाँ से हमारे भारत का जो ये वाला हिस्सा है ना, जो टिप है एकदम कोने का, एकदम लास्ट वाला हिस्सा, तो इसकी जो डिग्री है वो 8 डिग्री है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर 37 डिग्री है। तो ये, क्योंकि मैंने बताया था कि ये सूरज की किरणें इस वाली रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि सूरज के पास है तो यहाँ पर दिन सबसे पहले होगा। नीचे साउथ में दिन सबसे पहले होता है क्योंकि ये सूरज के एकदम सामने पड़ रहा है। ठीक है, और अब सूरज को अपनी किरणें फैलाने के लिए कर्नाटक जाना पड़ेगा, फिर महाराष्ट्र, फिर ऐसे करके किरणें जब अपना जाल फैलाती हैं तब जाके वो लास्ट में कश्मीर में पहुंचती हैं। इसलिए हमारा जो दिन और रात का डिफरेंस होता है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पहले सूरज की किरणें यहाँ पड़ेंगी भारत के अंदर, कहाँ, सूरज की किरणें यहाँ पड़ेंगी तमिलनाडु और केरल पे, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे ही फैलाना शुरू करता है सूरज तो काफ़ी देर बाद जाके हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक पहुंचती हैं सूरज की किरणें। तो इसलिए जो है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है। ठीक है, इसको मैं लिखकर बता देती हूँ कैसे करना है। तो पहले के आंसर में आप इस तरीके से लिखोगे, ये पहला था कि दूसरा था क्वेश्चन, तो ये दूसरा क्वेश्चन था भाई। तो इसका आंसर जो है वो आप इस तरीके से लिखोगे, सूरज की किरणें विषुवत, यहाँ पर विषुवत लिख लेना, ऊ की मात्रा लगा देना भाई नीचे, ठीक है ना। विषुवत रेखा से उठते वक्त हमारे भारत का तमिलनाडु और केरल सबसे पहले पड़ता है, इसलिए वहाँ पर 2 घंटे पहले ही दिन हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे जब सूरज अपनी किरणें फैलाता है तो कश्मीर पर 2 घंटे बाद किरणें पड़ती हैं। यहाँ पे किरण अणा खाली वाला आएगा, ठीक है, ये वाला किरण कर लेना, करने के बाद किरणें पड़ती हैं। इसलिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के टाइम में भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आंसर लिख लेना, सेकंड का आंसर है ये। अब थर्ड का आंसर देखते हैं। ये भी सेम ही क्वेश्चन है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दर्शाती है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया जैसे कि सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा कि सूरज यहाँ पर था तो इसलिए यहाँ विषुवत रेखा पे एकदम सीधी डाल रहा था किरणें, इसलिए यहाँ पर जो है वो ये वाला एरिया पास पड़ता है और कश्मीर दूर पड़ता है, इसलिए तिरछी पड़ जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे 2 घंटे बाद का समय के बाद मतलब वो 2 घंटे बाद सूर्योदय उदय होता है। ठीक है ना, कश्मीर के अंदर। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की। तो मान लो सूर्य यहाँ पर है विषुवत रेखा के पास, तो सबसे पहले जब सूर्य उदय होता है तो हमेशा पूर्व की साइड में होता है यहाँ, और मैंने आपको बताया हमेशा पूर्व इस साइड होता है और वेस्ट इस साइड होता है, यानी कि दक्षिण कह रहा हूँ, पश्चिम जो है वो इस साइड होता है। तो सबसे पहले पूर्व में ही उदय होगा ना सूरज, तो सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश पर अपनी किरणें फेंकेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये फेंकेगा यहाँ पर, किरणें जो हैं वो इस साइड जाएंगी 2 घंटे बाद। ठीक है, यहाँ से लेकर फिर धीरे धीरे यहाँ पर फिर उत्तर प्रदेश में सवेरा होगा, फिर उसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश में होगा, फिर राजस्थान में होगा, फिर लास्ट में जाके गुजरात में होगा, यानी कि पूरे 2 घंटे बाद। सेम कॉन्सेप्ट कन्याकुमारी से कश्मीर का, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ से होती हुई फिर जो किरणें हैं वो ऐसे फैलाते हैं, जब सूरज देवता अपने किरणें फैलाते हैं तो यहाँ पर ये गुजरात में 2 घंटे बाद पड़ती हैं। ठीक है, तो
इसका आंसर भी सेम ही लिख लेना। तो आप ये वाला आंसर लिखोगे इसके अंदर, सूरज की किरणें विषुवत रेखा से उठते वक्त हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर 2 घंटे पहले दिन हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे जब सूरज अपनी किरणें फैलाता है तो गुजरात पर 2 घंटे बाद किरणें, अणा अणा खाली, ठीक है, हर बारी भूल जाती हूँ मैं इसको, किरणें पड़ती हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के टाइम में भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये लिख लेना भाई। तो ये कौन से का आंसर था? थर्ड का, ये थर्ड का आंसर है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत के मानचित्रों की सहायता से, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रही हूँ मैं। भारत के मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए मानचित्र की ज़रूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, आप मानचित्र मत लाना, ये जो है ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसके आंसर जो है लिख देना। ठीक है, मुझे मतलब जो टीचिंग कर रहा है, जो पढ़ा रहा है, उसको मानचित्र की ज़रूरत है बच्चों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? अभी हमने देखा था कौन कौन से राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ये देखो यहाँ पर कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा और मिज़ोरम से। अब उसके अंदर हमें इन 8 के अलावा देखना है कि कौन सा राज्य लिखा हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे देखो राजस्थान से गुजर रही थी, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से गुजर रही थी, सिर्फ उड़ीसा से नहीं गुजर रही थी। तो यहाँ पर उड़ीसा गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ग, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो यहाँ पे मैप देख लो ज़रा। जैसे कि मैंने मैप में हमेशा आपको बताया है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है, यहाँ पे पूर्व होता है यानी कि ईस्ट, और यहाँ पर होता है नीचे साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पूर्वी देशांतर पूछा हुआ है। ठीक है, देशांतर यानी कि लेटी हुई रेखाएं, और अक्षांश यानी कि खड़ी हुई रेखाएं। ठीक है, तो ये जो खड़ी रेखाएं हैं, ये पीछे जो भारत के हैं, ये पूरे अक्षांश हैं, और ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं ये देशांतर है भाई। ठीक है, तो हमें देशांतर में पूछा हुआ है, तो इस साइड ईस्ट पड़ता है, तो हमारा देशांतर अक्षांश कौन सा हो गया? सबसे पूर्वी वाला 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। तो हम कहाँ रहते हैं? दिल्ली के अंदर। तो हमें दिल्ली का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर देखना है। इंग्लिश में उसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है दिल्ली का लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर इस तरीके से है, 28 डिग्री 28.70, 28 पॉइंट के बाद जब भी गिनोगे तो ऐसे 7041 के हिसाब से गिना जाता है। ठीक है, नॉर्थ में, और 77, कुल मिला के 28 और 77, ये मतलब पूरा ये आंसर आप लिखोगे लिखने के लिए, लेकिन मैं 28 और 77 दिखा रही हूँ आपको। 28 नॉर्थ में, 28 डिग्री नॉर्थ में, और 77 जो है वो ईस्ट के अंदर है। ठीक है, तो मैं एक बार मैप में दिखा देती हूँ आपको। तो 28 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 28 डिग्री नॉर्थ यानी कि हमारा जो विषुवत रेखा मान लो यहाँ से गई हुई है, तो इस विषुवत रेखा से कितनी डिग्री ऊपर है? 28 डिग्री। ठीक है, और नॉर्थ में यानी कि ऊपर नॉर्थ होता है ना, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये 28 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये वाला सेंटर हमारा जो दिल्ली का है। ऐसे ही जो कितना था 77 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि बीच में यहाँ पर भी एक रेखा पड़ती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है इस तरीके से। ठीक है, तो उस वाली रेखा के हिसाब से हमारा जो भारत है वो कहाँ पड़ता है? नॉर्थ,
पूर्व की तरफ पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर 77 डिग्री पड़ रहा है, ठीक है, पूर्व में, ठीक है। यानी कि इस रेखा से हमारा जो दूरी है वो 77 डिग्री की है, और इस रेखा, ये जो नीचे वाली जो विषुवत रेखा है उससे हमारी जो दूरी है वो 28 डिग्री है। इस तरीके से हम मापेंगे, ठीक है। तो ये हमारी दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, यानी कि जो अक्षांश और देशांतरीय माप है, वो इस तरीके से आप लिख दोगे, लिख देना, ऐसे ही लिख देना, ठीक है। कोई नहीं, इंग्लिश भी चलेगी मेरी क्लास में, तो ऐसे ही लिख देना। ओके, तो कुल मिला के हो गई है ये वर्कशीट पूरी। देखो ज़रा सा पैराग्राफ दे रखा था और समझाने में मतलब नानी याद आ गई मेरे को, तो काफ़ी बड़ी हो गई होगी वीडियो आई गेस। चलो भाई, आज के लिए इतना ही बहुत था। थैंक यू।